मैं हूं आपकी एडवोकेट डॉक्टर प्रियंका। आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा लॉ लोगों के लिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक लॉ जिसको हम म्युनिसिपल लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है इंटरनेशनल लॉ जिसमें सारे जो नेशंस हैं उन सब के बीच में किस तरीके के रिलेशंस रहेंगे उसके बारे में बात की जाती है। जब एक म्युनिसिपल लॉ के बारे में बात करते हैं तो वो विद इन अ नेशन की बात करता है कि एक देश के अंदर क्या लॉज हैं, उसको कैसे मानना है, और क्या उसमें कस्टम्स कन्वेंशंस या उसमें पनिशमेंट्स होंगी, क्या उसमें सैंक्शंस होंगे। बट जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो वो बहुत सारे सॉवरेन स्टेट्स की बात करता है। उन सारे सॉवरेन स्टेट्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा, ये इस तरीके की बात बताता है। तो चलिए पढ़ते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू नेशंस। नेशंस को हम अपने लॉ में स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा नेशंस या स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस को रेगुलेट किया जाता है उस लॉ को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। आज का एरा जो है एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनलिज्म है, जिसकी वजह से कोई भी देश दूसरे देश से अछूता नहीं रह सकता। तो हर देश को दूसरे देश की ज़रूरत है, वो दूसरे देश पर निर्भर है। तो उसके लिए हर कंट्री को जब दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है तो उसके लॉज भी हमें पता होने चाहिए, और कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इनके बीच में अगर मतभेद हो जाए तो उसको सॉर्ट कर सके। जिस तरीके से आपके देश में जुडिशरी वर्क करती है और आपके नेशन के अंदर अगर किसी के बीच में मतभेद हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है तो उसमें जुडिशरी वर्क करती है, इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है। किस लिए? जब दो नेशंस के बीच में झगड़े हो जाएं, डिस्प्यूट हो जाए, कोई मतभेद हो जाए तो उसको सॉर्ट करने के लिए आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट तैयार किया गया है। इंटरनेशनल लॉ जो है म्यूचुअल कंडक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स पर बेस्ड है। इस टर्म को, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को, सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने 1780 में यूज़ किया था, कॉइन किया था जिसको हम कहते हैं। बट फादर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो ग्रोटियस को माना जाता है। जी हाँ, ग्रोटियस is considered as a father of public international law, but Jeremy Bentham was the first person who used this term first time in 1780 in his book। ठीक है, बुक का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तभी से इंटरनेशनल लॉ जो है एक ऐसी टर्म बन गई जो देशों को आपस में रेगुलेशन किस तरीके से करना है, आपस में कंडक्ट किस तरीके से करना है, उन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस की। अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जैसे ब्रेडली ने दी है, ओपेनहाइम ने दी है, ग्रे ने दी है, कैल्सन ने दी है, बहुत सारे लोगों ने और भी दी है। तो हम कुछ मेजर डेफिनेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रे की। अकॉर्डिंग टू ग्रे, इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज़ द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ रूल्स। ये नेम है बॉडी ऑफ रूल्स का, विच अकॉर्डिंग टू द यूजुअल डेफिनेशन कंडक्ट द स्टेट्स इन देयर इंटरकॉर्स विद ईच अदर। एक ऐसा बॉडी ऑफ रूल है जो ये बताता है कि आपस में स्टेट्स का कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए। ये ग्रे की डेफिनेशन है। ऐसे ही ब्रेडली ने डेफिनेशन दी है, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट। सिविलाइज स्टेट के ऊपर जो रूल्स बाइंडिंग होते हैं इन देयर रिलेशन विद ईच अदर, एक दूसरे से रिश्ता निभाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ है अकॉर्डिंग टू ब्रेडली। बात करते हैं ओपेनहाइम की, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में पूछ भी लेते हैं। ओपेनहाइम की ये डेफिनेशन काफ़ी फेमस हुई, बट सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी यही हुई। किस बेसिस पे हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। ओपेनहाइम ने कहा, इट इज़ अ नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स। ये एक ऐसा नाम है जो दिया गया है एक ऐसी बॉडी को जो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स बनाते हैं, विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग। और ये जो है रूल्स लीगली बाइंडिंग है बाय सिविलाइज स्टेट के ज़रिए इन देयर इंटरकॉर्स विद ईच अदर, जब आपस में वो लोग बातचीत करते हैं, जब आपस में वो लोग रिलेशंस बनाते हैं। अब इस डेफिनेशन में ऐसा क्या था जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया? इस डेफिनेशन में तीन चीज़ों पे ज़्यादा जो है फोर्स दिया गया है। एक तो कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स के ऊपर, दूसरा सिविलाइज स्टेट के ऊपर, और तीसरा लीगल बाउंडेशन के ऊपर। ये तीन चीज़ों पे ज़्यादा अहमियत दी गई है। अब इन्हीं तीनों के बेसिस पे हम इसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे।
जैसे कि सबसे पहले ओपेनहाइम ने ये कहा कि यहाँ पर स्टेट वर्ड यूज़ किया है उसने, जो कि उसको बहुत ही नैरो बनाता है, क्योंकि यहाँ पर खाली इंटरनेशनल लॉ में स्टेट ही ऐसा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टेट को ही इसका सब्जेक्ट मैटर बनाओगे। दूसरा, इसने इंडिविजुअल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जबकि इंडिविजुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का। इंडिविजुअल से मिलके ही स्टेट बनता है और स्टेट से मिलके ही इंटरनेशनल लॉ बनते हैं, तो इसीलिए इंडिविजुअल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड इज सिविलाइज स्टेट, जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके पीछे रीज़न ये है कि सिविलाइज स्टेट उस टाइम पे उन स्टेट्स को कहा जाता था जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। अब ये एक गलत चीज़ है कि जिन स्टेट ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया आप सिर्फ उन्हीं को ले रहे हो इसका मतलब, तो वो चीज़ गलत है, ये इसके दायरे के हिसाब से बहुत छोटा है। फोर्थ इज यहाँ पर बॉडी ऑफ रूल्स वर्ड यूज़ किया गया, जो कि एक स्टैटिक वर्ड है। हमारा इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है काफ़ी डायनेमिक है, यहाँ बॉडी ऑफ रूल्स का कोई मतलब नहीं है। देन इज योर, उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को इग्नोर किया, जैसे कि आर्टिकल 38 ऑफ ICJ में बताया गया। इसमें कस्टम्स एंड कन्वेंशंस जो हैं उन्होंने सिर्फ इंक्लूड किए, जनरल प्रिंसिपल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बहुत सारे कस्टम्स एंड कन्वेंशन से हटके भी लॉ होते हैं जो उन्होंने नहीं लिए। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ नहीं होता है। इसको हम डिटेल में अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। हम इसको क्यों कहते हैं कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं है जिसको इन्फोर्स ना करने पे सैंक्शंस लगे, तो इस वजह से इसको लीगली बाइंडिंग नहीं कहा जाता। इट इज़ मोर देन अ ओपिनियन, ये ओपिनियन की तरह होता है। तो 1992 में दो स्कॉलर्स रॉबर्ट जेनिंग्स और आर्थर वॉट्स ने रिवाइज किया इस डेफिनेशन को। किन दोनों ने? रॉबर्ट जेनिंग्स एंड आर्थर वॉट्स, इन दोनों ने मिलकर इस डेफिनेशन को रिवाइज किया और काफ़ी रिफ्रेश करके इन्होंने एक नई डेफिनेशन दी। डेफिनेशन थी, इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स which are legally binding on the state intercourse with each other. These rules are primarily those which governs the nature of state, but state is not only the subject matter of international law. International organization and individual are also the subject matter of international law. ऐसे ही हैकवर्थ ने कहा, इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन अमंग स्टेट्स। ये बॉडी ऑफ रूल्स के बारे में बताता है जो कि स्टेट के रिलेशंस आपस में डिस्कस करता है। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार दिए इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इंटरनेशनल लॉ का जो मीनिंग है, ये आप लोगों को पूरा एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल लॉ। तो आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपनी अगली क्लास में हम लोग नेचर, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंटरनेशनल लॉ का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।